अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप तो जज्बाती हो गए हैं, वाकई में पढ़ना शुरू कर दिया या अभी भी हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चल रहे हैं कि 4 दिन जाके देखते हैं? जब से रिकॉर्डिंग आना शुरू हो गई ऐसे भागेंगे जैसे नहीं, ऐसे ही है ना, मतलब सोच तो यही होगी। कौन कौन ऐसा करना चाहता है? देखिए, ये है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। हमने यूट्यूब पे अवेलेबल करना ही नहीं है, तो आप लोगों ने फिजिकल आना ही आना। जैसे कर दिया, जैसे हमने अपना कंट्रोल वीक किया, आधी स्ट्रेंथ भी भाग जाएगी। जो बाकी रह जाएगी आधी, वो सिर्फ उन एरियाज़ में आना पसंद करेंगे जो एरियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि बच्चों के ड्रॉप होने का चांसेस तो है। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि रिकॉर्डिंग इस दफ़ा हमने देनी ही नहीं है। अभी जो भी पूछ रहा है उसको हम कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद मिल जाएगी। फिर हम 5 दिन के बाद कहेंगे सरप्राइज़। आपके साथ तो मजाक हुआ था। क्या? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हाँ, बोलो बोलो जी। चैप्टर 2 पर आप लोगों ने घर जाके डिवाइस तो किया होगा। हाँ, चैप्टर 1, सॉरी, एक दिमाग में बिलो फिट हुआ है। चैप्टर 1 तो आपने घर जाके डिवाइस किया होगा और आपने घर जाके सवाल भी अटैम्प्ट किए होंगे। फिर सवाल जब अटैम्प्ट करके आप सोल्यूशन पे गए होंगे तो आपने अपने आप को गालियाँ भी दी होंगी कि मैंने गलत क्यों किया, यानी कि सही किया। अच्छा, वो जो एक पॉइंट कल आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, वो क्लियर हो गया आज क्लास में? तो इसको लिख भी लिया करें साथ साथ, ताकि आप लोगों को बाद में भी ये पॉइंट भूलें ना। क्या मजबूरी है? पीछे देखो क्या हो रहा है। आप तो फिर भी ऐसे करो, कैमरा मैन भाई तो वो पीछे पहुंच गए हैं। देखो, वो कहते हैं इल्म हासिल करने की राह में जब आपको मुश्किलात आती हैं ना, इट मीन्स कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये मुश्किलात है। अभी भी देखो ऐसी चल तो रहा है ना, फील तो आ रही है ना कि चल रहा है, और फील भी 4-4 की आ रही है। क्या मैं चला लूँगा, पीछे आवाज़ नहीं आएगी, वो आवाज़ का मसला पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं। अच्छा, पहला सवाल चैप्टर 1 से कोई सवाल नहीं है मेरे लिए, श्योर? मैं उसको क्लोज कर दूं, ICAR के पेपर तक बंद कर दूं, दोबारा सवाल तो नहीं पूछेंगे? हाँ जी, नहीं, अब तो कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा पूछिए, सवाल पूरा है या कोई पार्ट है, मतलब टॉपिक है या पूरा एक सवाल है आपके पास? कोई और, किसी और का कोई सवाल है? हम क्लास के बाद कर लें उसको डिस्कस। चल, इन्हें ना ओके मैं इस पर लग जाऊँ और बाकी जो 13 के लिए आए हैं वो आपको फिर दिल में अच्छी अच्छी हल्का बात से याद कर रहे हो। चैप्टर 13 कहता है कि मैंने हर पेपर में लाजमी आना, मेरे बिना पेपर आपका पूरा नहीं हो सकता, और अगर इसको ऐड ना किया तो ये बाकायदा होता है। क्यों? क्योंकि ICAR ने इसको ग्रिड में ऐसी जगह पे रखा है जिसमें इसकी मोनोपोली बन गई है। ग्रिड ए में कौन कौन है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 13। जब तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो 13 सबसे ऊपर आ जाता, फिर 1 आता है और फिर बेचारा 2 आता है। चैप्टर 13 बात करता है कि मैं आपको कुछ सिनेरियोज दिया करूँगा, मैं आपको कुछ सिनेरियोज दिया करूँगा और आपने उन सिनेरियोज ऊपर रख दें, उन सिनेरियोज के अंदर ढूंढना है कि थ्रेट्स कहाँ पे हैं, और साथ ही आपने बताना है कि इन थ्रेट्स के अगेंस्ट आपका रेलेवेंट सेफगार्ड क्या होगा। यहाँ पे जो बच्चे कॉमन एक मिस्टेक करते हैं वो ये कि थ्रेट तो बता देते हैं अलग अलग, मगर जब सेफगार्ड की बारी आती है तो टाइम बचाने के लिए वो कोशिश ये करते हैं कि सबको एक ही शॉपर में पैक करके ना एग्जामिनर तक पहुँचा दें। तो थ्रेट और उसका अपना सेफगार्ड आप लोगों ने बताना है। पहली बात तो ये ज़हन में रख लें। हाँ, अगर 3 नंबर का सवाल है,
4 नंबर का सवाल है, 5 नंबर तक का सवाल है, तो फिर इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सवाल 5 से ऊपर चला जाए तो फिर आपने हर थ्रेड का अपना अपना सेफ गार्ड उसको बताना है। बेशक 2 लाइनों में बता दें मगर उसको अहमियत दें, उस थ्रेड को भी आपने अहमियत देनी है। फिर बच्चे फंसते हैं एवेल्युएशन के ऊपर। एवेल्युएशन क्या होती है? थ्रेड हाई है या थ्रेड, अब इसके अगेंस्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास। एक सवाल में एक थ्रेड, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे ऑर्डर करने के लिए गए, आपको नज़र आया कि आपका एक दूर का कज़न वहाँ पे काम कर रहा है और वो वहाँ पे ऑफिस बॉय है। क्या वो उस कज़न के साथ आपका एक रिश्ता है? तो क्या फैमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है? मगर क्या हाई लेवल पे होगा? नहीं, नीचे आ गया। वर्सेस वही क्लाइंट, वही कज़न, ऑफिस बॉय नहीं है, CFO है, थ्रेट हाई लेवल का हो गया। तो ये हाई और लो सवाल के अंदर आपको खुद ही जज करना, ये आपकी जजमेंट है और उसके मुताबिक आपने सेफ गार्ड्स को डिज़ाइन करना। यहाँ तक बात समझ आती? फिर एक और मसला आता है इस चैप्टर के सवालों में कि सर एवेलुएट कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना, क्या हर सवाल में करना? तो एक रूल ये है कि अगर तो सवाल 4 नंबर से ऊपर का है और इवन दो कि अगर ICAP ने रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा कि इसको एवेलुएट करें, तो जहाँ पे आप थ्रेट बता रहे हैं 1 से 2 लाइनों में बस हल्का सा तस्करा कर दें कि सिनेरियो को देखते हुए ना ऐसा लग रहा है कि ये थ्रेट हाई है या लो है। क्योंकि जब आप सेफगार्ड डिज़ाइन करेंगे ना, उसमें आपको ना चाहते हुए भी वो पॉइंट लिखना पड़ जाना। तो अच्छा है एग्जामिनर की जो निगाहें हैं उसमें अपने आप को सुरखरू कर लें और लिख दें। स्टेप 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई द थ्रेट। कहाँ पे सिर्फ लिस्ट बतानी है और कहाँ पे उनको एक्सप्लेन भी करना है, डिपेंडिंग अपॉन के सवाल के मार्क्स कितने। अगर तो नंबर 4 से नीचे हैं या 4 तक हैं तो सिर्फ उसके नाम लिख दें, काफ़ी हैं। और जैसे ही वो 4 को क्रॉस करे तो आपको हर थ्रेड को हल्का हल्का सा एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। स्टेप 2, सिग्निफिकेंस, उसके ऊपर हमारी बात हो गई। और स्टेप 3 क्या है? सेफगार्ड्स। अब नॉर्मली ICAP के सेफगार्ड्स रेपिटेटिव नेचर के होते हैं। आप लोगों ने अभी डिस्कस भी किया होगा क्लास के अंदर, करके आए हैं। तो कुछ ऐसे सेफगार्ड्स पाए जाते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? जिस वजह से थ्रेट आ रहा है वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया जाए। क्या मतलब? कज़न से कहूँ कि आज के बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं है, और अगर वो कज़न ना हो, आपके फादर हों, फिर आप कह दें कि जनाब मैं आज के बाद से घर नहीं आऊँगा, क्यों? मैं इस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ। और अगर वो फादर इन लॉ हो, फिर क्या होगा? क्या वो रिश्ता ख़त्म कर पाएंगे? विड्रॉ कर देंगे। अच्छा जी, अगर तो आप वो रिश्ता, वो इंटरेस्ट, वो फेवर ख़त्म नहीं कर सकते, तो स्टेप 2 क्या है? उस बंदे को जिसके साथ थ्रेट आ रहा है, उस टीम मेंबर को टीम से बाहर निकालना। अगर उसको बाहर निकालने से भी मसला हल नहीं हो रहा और उसको आप बाहर नहीं भी निकाल सकते, भाई टीम का सीनियर है, कॉम्पिटेंट बंदा है, मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता, तो फिर उसके काम को इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा लूँ। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हो सकता तो फिर आपको अल्टीमेटली क्या कर लेना चाहिए? विड्रॉ कर लेना चाहिए। और ये 2 पॉइंट्स आपकी जेब में होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? उनके बड़ों से और अपने बड़ों से। शुरू करते हैं, जब तक है जान। ऑटम 16 का एक सवाल आपके सामने मौजूद है, ज़रा सवाल पढ़िएगा। नज़र नहीं आ रहा अभी भी? मैं आगे खड़ा हुआ हूँ, ये आगे खड़ा हुआ, ये आगे खड़ा हुआ, तो आपके पास बुक तो होगी। तो मतलब बैग बंद करने से बुक निकाल लें। जिनको नज़र का इशू है, जिनको नज़र नहीं आ रहा, वो किताब खोल लें। ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 8 आइए, सवाल पढ़िएगा। द प्लानिंग फेज
of ABC Private Limited for the year ended 30 June 16 is in progress. The engagement partner intends to include Kamran as member of the audit team. पार्टनर चाहता है कि कामरान को मैंने टीम का पार्ट बनाना है, जिसने पिछले महीने ही हमारी फर्म को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने से पहले कामरान भाई कहाँ पे थे? उसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे भाई साहब। बस एक बात सुन ले, मुझे पता आपको आता है, आई नो कि आप लोग जानते हैं, पहले पढ़ा होगा, बस एक बात मेरी लिख लें या नोट कर लें कहीं भी। डिस्क्वालिफिकेशंस जो है ना हमारी कंपनीज एक्ट वाली, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर पे लगती है, ये लिख लें। सवाल करते हुए ये बातें ध्यान में होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे इंप्लीमेंट होंगी? एंगेजमेंट पार्टनर पे। मगर ये थ्रेट्स पूरी ऑडिट टीम पे अप्लाई होते हैं। पार्टनर, सीनियर, जूनियर, सेमी सीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जो बंदा उस टीम में शामिल है, उन सब पे ये थ्रेट्स आपको चेक करने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस समझ आता है? ये लिख लें, पहले कहीं भी लिख लें, एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। क्या किस केस की बात हो रही है? सिर्फ पार्टनर। पार्टनर की वजह से ही फर्म डिस्क्वालीफाई होगी, मगर वो देखना किस पे है? पार्टनर पे देखना। यहां तक हो गया? अब एक और रूल लिखें। जब आप कोड ऑफ एथिक्स का सवाल कर रहे हों, जब आप उर्दू में लिख लें, जब आप कोड ऑफ एथिक्स का सवाल कर रहे हों, तो कंपनीज एक्ट के बारे में नहीं सोचना। जब आप कोड ऑफ एथिक्स का सवाल कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट के बारे में नहीं सोचना, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंपनीज एक्ट को देख रहे हो तो कोड के बारे में नहीं सोचना, के बारे में नहीं सोचना, और जब उसको देख रहे हो तो उसको नहीं सोचना। तो एक टाइम पे एक कौन है? सेफ गार्ड में हम उसमें बताता है कि अगर कोड ऑफ एथिक्स उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, वो वर्ड डिस्क्वालीफाई है, कोड उस वक्त डिस्क्वालीफाई करेगा जब थ्रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वो विड्रॉ कर जाता है। उसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है? विड्रॉ कर लो। वो ये पॉइंट नहीं है कि अगर थ्रेट आ रहा है तो उसके सेफ गार्ड्स को भी हमने साथ इनकॉर्पोरेट करना है, वो डिस्क्वालीफाई की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे डिस्क्वालीफिकेशन होती ही नहीं है, यहाँ पे विड्रॉ हो रहा होता है। अच्छा जी, अब आए सवाल पे। ये बंदा पहले उस कंपनी में था, अब यहाँ पर आके बैठ गया। मैं तो कोई आवाज़ की जाने से लग रही है। तो क्या अपने साथ कोई बीमारी लेकर आया? कौन सी? सेल्फ रिव्यू नामी एक बीमारी साथ लेकर आया होगा, क्योंकि वो पहले कहाँ पे था? कंपनी में बतौर फाइनेंस समथिंग होगा, डिपार्टमेंट वही है, और अब वहाँ से निकल के कहाँ पर आ गया? ऑडिट फर्म में आ गया। तो अपने साथ लाजमी क्या ट्रांसफ़र करके लाया होगा? सेल्फ रिव्यू। ये सेल्फ रिव्यू किस वक्त नहीं आएगा? जब वो इमीडिएट पिछले साल से ना हो, उससे पहले का छोड़ के आया हो। ओके, यही सवाल हो और मैं इसकी रिक्वायरमेंट बदल दूँ और आपसे कहूँ कि इसको आंसर करें फ्रॉम कंपनीज एक्ट। क्वालिफाई कर रहा है? अभी लिखवाया है, वो किस पर लगता है? ये सवाल क्या है? आप समझ आई लिखवाया क्यों था? अच्छा, सेल्फ रिव्यू तो आ गया, कोई और थ्रेड ज़हन में आ रहा है? फैमिलियरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेफगार्ड बता दें।
आइए देखते हैं कि आपने उसको लिखना भी कैसे है। सेल्फ रिव्यू और फैमिलियरिटी। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें, कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं जो कि लाजमी होंगे, जिस तरह फैमिलियरिटी और सेल्फ रिव्यू तो 100% फॉर श्योर है, उसके अलावा चारा ही नहीं है, ये तो आना ही आना है। इनको हम कहते हैं प्राइमरी थ्रेड्स, लिखते जाएं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी थ्रेड्स। बताता हूं उसका क्या लॉजिक है। प्राइमरी थ्रेड वो थ्रेड है जिसने लाजमन आना ही आना है। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी के भी दिमाग में सेल्फ रिव्यू नहीं आया होगा, सबके दिमाग में आया था। इसका मतलब है कि एग्जाम के अंदर भी सेल्फ रिव्यू तो 100% बच्चा लिख के आएगा। ठीक है, एक और थ्रेड होता है सेकेंडरी। ये किसी के दिमाग में आ सकता है, किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। जिस तरह शायद कोई फैमिलियरिटी को काउंट करे, शायद कोई ना करे। अभी आप में से लोगों ने बोला सेल्फ इंटरेस्ट भी आ सकता है, कुछ बच्चे उसको नेगेट करेंगे कि सर जी ये किस तरह, कुछ बच्चे उसके हक में, कुछ उसके अगेंस्ट हैं। सेल्फ इंटरेस्ट इस केस में प्राइमरी नहीं है, ये डिबेटेबल पॉइंट हो गया, तो इस पे घबराना नहीं है। लाजमन लिखना कौन सा होता है? प्राइमरी। सेकेंडरी आप उस वक्त लिखें जब आप उसको साबित कर सकें। अगेन, थ्रेड लिखना बहादुरी नहीं है, थ्रेड साबित करना बहादुरी है। इन बातों को लिखते जाएं। थ्रेड लिखना बहादुरी नहीं है, उसको साबित करना बहादुरी है। कहता हूं उस पर भी आ रहा हूं। यहां तक हो गया नोट। अब एक और पॉइंट लिख लें, जब भी कोड ऑफ एथिक्स का सवाल शुरू करें तो एडवोकेसी थ्रेड के बारे में बहुत ही कम सोचें। जब भी कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो एडवोकेसी थ्रेड के बारे में बहुत ही कम सोचना है, उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कि आपके तकरीबन सारे सवाल सॉल्व करवा देंगे। एडवोकेसी थ्रेड के ऊपर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सवाल में एडवोकेसी थ्रेड होगा तो सवाल आपको ऑटोमेटिकली बता रहा होगा। आज तक ICAP ने सिर्फ एक सवाल दिया जिसमें एडवोकेसी थ्रेड आता, और वो भी सवाल की दूसरी लाइन में साफ साफ उन्होंने खुद बता दिया कि ये थ्रेड मौजूद है। क्यों? इसको साबित करना मुश्किल है। एडवोकेसी थ्रेड को साबित करना मुश्किल है, तो एग्जाम के अंदर भी आपके दिमाग में 5 नहीं 4 थ्रेड्स होने चाहिए। कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। ये बातें यहां तक नोट कर ली हैं। अब अगला पॉइंट लिखें। %90+ सिनेरियोज के अंदर एक थ्रेड हमेशा आपको मिल जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट। ये भी लिख लें। 90%+ क्वेश्चंस में आपको फॉर श्योर सेल्फ इंटरेस्ट मिल जाता। और सेल्फ इंटरेस्ट ये नहीं कि सिर्फ आपका अपना है, रिश्तेदारों के साथ अटैच होता है। हो गया यहां तक? अच्छा, एक हमने साइड पे कर दिया और एक हमने कहा कि ये 90% तक मौजूद होता है। बाकी कितने रह गए? 3। सेल्फ रिव्यू थ्रेड लिखें। सेल्फ रिव्यू सिर्फ एक केस में आ सकता है, जब एक बंदा पहले क्लाइंट पे हो और अब उठ के कहां पर आ गया हो, उसके अलावा नहीं आ सकता। ये भी लिख लें। सेल्फ रिव्यू सिर्फ एक तरफ से आता है, जब एक बंदा पहले कहां हो, क्लाइंट साइड पे हो, और अब वो कहां पर है, फर्म में है। इसको पता नहीं मेरे से क्या लेना देना, प्यार बहुत करती है ना, वो आस पास फिरी जा रही है। ये पॉइंट नोट हो गया। अब कितने रह गए पीछे? 2। कौन कौन से? और अब लिखें। फैमिलियरिटी थ्रेड जो है
वो रिश्तेदारों से भी निकल सकता है और कुलीग से भी निकल सकता है। कुलीग चाहे पुराना हो चाहे मौजूदा। फेमिलियरिटी थ्रेट करंट या पास्ट, कुलीग से भी निकल सकता है और रिलेटिव्स का भी होता है। ये हो गया, पक्की बात। अगला पॉइंट, अच्छा अब रह कौन सा गया, इसका भी लिख लें। जहां जहां सेल्फ इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है तकरीबन उसके आसपास इंटिमिडेशन भी हाथ खड़ा करके पहुंच जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट के साथ इंटिमिडेशन एक जोड़ी बना के पहुंच जाता है। तो एक जोड़ी बनती है सेल्फ इंटरेस्ट की और इंटिमिडेशन की, एक बन सकती है सेल्फ इंटरेस्ट की और फैमिलियरिटी की। क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, जाती मुफाद। फैमिलियरिटी क्या है, दोस्त की फिक्र, उसके साथ आपका राब्ता। तो एक जोड़ी किसकी बनती है हमेशा, सेल्फ इंटरेस्ट और फैमिलियरिटी की, और एक किसकी बनेगी, सेल्फ इंटरेस्ट और, यहां तक बातें हो गई। एक और पॉइंट लिख लें। कुछ सवाल ऐसे हैं आई कैप के, क्वेश्चन बैंक के अंदर भी एक आधा सवाल है, कुछ पास पेपर्स में भी हैं, जहाँ पे ना वो फ़ी के ऊपर बहस करवाता है आपसे। फ़ी, पैसे, ये कॉन्सेप्ट पहले किसी ज़माने में किताब का पार्ट था, चैप्टर 2 में हुआ करता था, अब नहीं है। तो जहाँ पे भी आप किसी भी सवाल को आप प्रैक्टिस करें और आपको फ़ी वाला सवाल नज़र आए, उसको खामोशी से इग्नोर कर दीजिएगा। ये भी लिखना, फ़ी वाला कॉन्सेप्ट अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, मतलब वो जब सवाल बनाएगा ना तो वो फ़ी वाला सवाल ही होता है कि हम इतनी फ़ी पे डिपेंड कर रहे थे, उसने कहा कि कंटिजेंट फ़ी चार्ज कर लो, उस तरह का एक सवाल बनाता होता है वो। बट पहले वो होता था, अब नहीं है। यहाँ तक नोट हो गया फॉर श्योर। अगली बात लिख लें, चैप्टर 13 पे। एक सेकंड, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, सिर्फ 13 करके आए या 2 का कुछ हल्का फुल्का सा अब लिख लें फिर, यानी कि अभी तक वो अब तक वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ नॉलेज, यहाँ पे ले लें। चैप्टर 13 के साथ जब भी आप इसको रिवाइज करना शुरू करें, चैप्टर 13 को आप जब भी रिवाइज करें, जब भी चैप्टर 13 को रिवाइज करें, इसके साथ चैप्टर 2 का पहला सफ़ा जोड़ के रिवाइज कीजिएगा। अब आप कहेंगे सर वो पहला सफ़ा कहाँ पे है, चैप्टर 2 खोलें और 210 से पीछे एक पेज आपको नज़र आएगा, उसका नाम है एथिकल कंसिडरेशंस। मिल गया? तो अब आपने करना ही है कि जब आप 13 को रिवाइज कर रहे हो तो समझिएगा कि ये सफ़ा 2 का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, 13 का पार्ट है। चैप्टर 2 में 210 से पीछे एक सफ़ा है, फ्रंट बैक यार एक सफ़ा होगा, 2 नहीं है, हैं? एथिकल प्रैक्टिस का, एथिकल कंसिडरेशंस शायद उसका नाम होगा। मिल गया? हाँ मिल गया। बल्कि इस पेज पर लिख भी लें कि ये 13 के फ़ौरन बाद, ये 13 के फ़ौरन बाद करना है। मतलब आपको तो हम 2 में ही रिवाइज करवाएंगे, कल रिवाइज हो जाएगा, बट जब आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपने उसको वहाँ पे क्लासीफाई करके साथ उसके साथ रिवाइज कर लेना। ये बात समझ आती है? अब एक आखिरी बात लिख लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट बात लिख लें, ये जो भी आपको मैंने सफ़ा अलग करवाया है,
रिसेंट टाइम्स में मैं अगर देखूं तो आई कैप का मोस्ट फेवरेट सफ़ा है, जिसमें से वो शायद पिछली 3 अटैम्प्ट्स में या 4 अटैम्प्ट्स में 2 दफ़ा तो टच कर चुका है इस सफ़े को। एक आपने शायद कभी तैयारी करते हुए सवाल देखा होगा DTL वाला, जिसमें वो टैक्स हेवन कंट्री का जिक्र होता है, देखा? वो अभी दिखाऊंगा अभी आज, वो एग्जैक्टली इस सफ़े का कॉपी पेस्ट वर्जन है। उसको कहाँ रख के तैयार करना है? 13 के साथ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? शुरू करें, आ जाए। ये सवाल है छोटू सा, देखिए इसमें क्या हो रहा है। नासिर नामी एक ऑडिट मैनेजर है। अच्छा एक सेकंड, कंपनी कौन सी है? डायमंड लिमिटेड। ईयर एंड क्या है? 30 जून। नासिर को ये पता चलता है कि उसके फादर के पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। तो थ्रेड कौन सा है? पक्का थ्रेड कौन सा है? अब कौन कौन कह रहा है फैमिलियरिटी का? हाथ खड़ा करें। एक सेकंड मैं बताता हूँ अब्बा है या नहीं है। हाथ खड़ा करें। कौन कौन कह रहा है कि ये थ्रेड है? कौन कौन कह रहा है कि ये थ्रेड है? बताएं। सेकेंडरी भी नहीं है। थ्रेड उस वक्त निकलता जब अब्बा जी उस कंपनी के अंदर खुद मौजूद होते। अब्बा जी तो घर बैठे हुए हैं, अब्बा जी का तो ताल्लुक ही नहीं कंपनी के साथ, तो सिर्फ थ्रेड कौन सा है? सेफ गार्ड क्या होगा? अब्बा से रिश्ता खत्म, शेयर्स को डिस्पोज कर देना है। क्या इंटिमिडेशन हो सकता है या नहीं? कौन कौन कह रहा है? हाथ खड़ा करें, साबित करें, साबित करें। ठीक है, और क्या है? अच्छा, और बातें बहुत हो गई हैं, और बताएं। नहीं हाथ खड़ा करें ना। कौन? हाँ जी, क्या कहते हैं? लॉस नहीं दिखाना। नहीं, और बताएं। और मैं एक सवाल पूछता हूं, एक ऑडिटर को इंटिमिडेट कौन कर सकता है? मैनेजमेंट करेगी। अब्बा मैनेजमेंट में आता है? अब्बा है मैनेजमेंट में? क्या सवाल ने बताया है कि अब्बा शेयर होल्डर बड़े वाला है? नहीं। चले शेयर होल्डर, क्या सारे शेयर होल्डर उस पोजीशन में होते हैं कि आप क्लाइंट को या उसके ऑडिट वालों को इन्फ्लुएंस कर सकें? तो किसी भी तरह का इंटिमिडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। तो पहला सेफगार्ड क्या है? अगला क्या है? अगर नहीं गा सकते और अगर कुछ भी नहीं पॉसिबल, अब समझ आई? साबित करना बहादुरी है। आप लोगों ने साबित करने की कोशिश की मगर मुंह की खा गए। तो एग्जाम में भी बैठ कर थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि जो मैं थ्रेड लिखने जा रहा हूं क्या उसका ताल्लुक ऑडिटर और कंपनी के बीच में है या नहीं। 2 सवाल आपके सामने हैं, एक बुरे वाला बैंक और एक कमाल। ट्राई करें पहले, खुद ही लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल दिमाग में सोचें और फिर इसको बात करते हैं। क्वेश्चन 7 ऑटम 12। क्वेश्चन 7 ऑटम 12। मैं आसान से मुश्किल की तरफ जाऊंगा ताकि एक फ्लो हमारा बन जाए। नहीं फिलहाल नहीं, मुश्किल दिखाऊंगा ना। जस्ट दिमाग में एक स्केच खींचें और मुझे बताएं थ्रेड कौन कौन से माइंड में चल रहे हैं आपके। 5 मिनट ले लें, सुकून से कर लें, दिमाग में, मगर लिखना नहीं है।
और सोल्यूशन मत देखिएगा प्लीज़, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। यार बातें करने का तो नहीं कहा था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। एग्ज़ाम में आप दोनों ने इकट्ठे नहीं बैठना, फासले पे बैठे होंगे, तो अपने दिमाग से सोचें, इसको इस्तेमाल किया करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। हाँ जी, एक बैंक है जो कि लोन दे रहा है, हाउस लोन दे रहा है। किसको दे रहा है? पार्टनर को लोन दे रहा है। हमारे पास थ्रेड्स कितने होते हैं? नहीं होते तो 5 ही हैं। सबसे पहले किसको माइनस कर देना है? कितने रह गए? अब बारी बारी चलते हैं। क्या फेमिलियरिटी है? क्या सेल्फ रिव्यू है? कितने रह गए? कौन से? इन दोनों को देखते हुए मुझे बताइए प्राइमरी कौन सा पक्के वाला आएगा? अब डिबेट किस पे आएगी? इंटिमिडेशन कब आ सकता है? अगर ये लोन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस दिया गया, और अगर नॉर्मल कोर्स में रहते हुए दिया गया तो इंटिमिडेशन नहीं आएगा। क्या आर्म्स लेंथ लिख लें, आउटसाइड लिख लें, एक ही बात हो जाएगी। चल आर्म्स लेंथ लिख लें, आप आर्म्स लेंथ लिख लें, अच्छा वर्ड है, आर्म्स लेंथ लिख लें। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात, उसको आर्म्स लेंथ कर लें। हाँ जी, क्या? दोबारा से। उस वक्त आ सकते, देखें ना, मैंने लोन लिया हुआ है आपसे, कंपनीज एक्ट मुझे क्या कहेगा यहाँ पे? ज़रा एक सेकंड छोड़ें कोड ऑफ एथिक्स को। कंपनीज एक्ट क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहा है? नहीं, वो कह रहा है हाउस लोन है, तुम जा सकते हो, तुम्हें मसला नहीं है। मगर अब आए ज़रा कोड ऑफ एथिक्स पे। एक जगह से मैंने लोन लिया हुआ है, क्या मैं उसके सामने नज़रें उठा सकता हूँ? नहीं, नज़रें नहीं उठा सकता। उसकी गलती अगर मैं उसको बताने जाऊंगा तो वो मुझे कह सकता है कि सर देखें, गलतियां तो आप मुझे बता रहे हैं, जो आपको हमने लोन दिया है वो कब वापस कर रहे हैं। ये उस वक्त होगा जब उसने आर्म्स लेंथ पे ना दिया हो, और अगर वो आर्म्स लेंथ पे है तब सेल्फ इंटरेस्ट तो फिर भी है, क्योंकि उसका मुफाद है, मगर उसकी सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी? वो लो हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। सवाल समझ आ रहा है? प्राइमरी थ्रेड कौन सा था और सेकेंडरी? अब ज़रा पार्ट बी करके बताइए। क्या दोनों किससे बताने पर? एक्सक्यूज्ड, ऐसा नहीं होता। और अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है? कमाल भाई ऑडिट मैनेजर हैं यार। एक सेकंड, आप लोग तो सीनियर बच्चे हैं यार, बिलो वाले बच्चे तमीज़ से बैठे हुए थे। कमाल वाज द ऑडिट मैनेजर कहाँ का? फैसलाबाद टेक्सटाइल मिल्स का। और कब था? कब तक था? लास्ट ईयर तक। ही हैज़ जॉइंड FTML एज मैनेजर फाइनेंस। क्या साथ लेकर आया होगा? मैंने कहा था ना लिख लें। वायरस कौन सा साथ लेकर आया है? कंफर्म सेल्फ रिव्यू तो लेकर आया है। अच्छा, फेमिलियरिटी भी लेकर आया होगा। कहाँ से आ रहा है? अच्छा ठीक है, सॉरी, फर्म से क्लाइंट में जा रहा है, ठीक है, माय मिस्टेक। फर्म से क्लाइंट में गया तो मसला उसका नहीं है। तो अब कौन सा मसला है? फेमिलियरिटी का।
इंटिमिडेशन सेकेंडरी है, एडवोकेसी सेल्फ इंटरेस्ट खास नहीं लग रहा। अब ये दो जरा ट्राई करें, एक ऑसम और एक हुंजा। ऑटम 13 क्वेश्चन 9। अच्छा एक सेकंड, ये जो अभी मुझे मिस्टेक हुई थी ना एग्जाम में, आपको भी हो सकती है, तो बड़ा ध्यान से देखना है कि मूवमेंट कहाँ पर हो रही है। फर्म से क्लाइंट गया, क्लाइंट से फर्म पे जा रहा है। अलग, ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि अलग अलग चलना है, हो जाए बेशक हो जाए। मैंने इसमें एक आपको बात बताऊं, जरा आखिरी वर्ड पढ़े, आखिरी लफ्ज पढ़े, क्या लिखा हुआ है, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड पढ़े, ईच केस। तो वो खुद कह रहा है कि अलग अलग बताएं। हाँ जी, जो तो आपने साबित करना। मैंने कहा प्राइमरी तो एक आ गया, सेकेंडरी अगर आप साबित कर सकते हैं तो कर दें, अगर लिख सकते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं तो ना लिखें। मैं प्राइमरी साबित करने के लिए आया हूँ, सेकेंडरी तो हर एक अपना अपना दिमाग काम कर रहा है। हाँ जी, ऑसम होटल्स इज अ लिस्टेड कंपनी, इसका ऑडिट कौन कर रहा है? पार्टनर्स वहीं पे स्टे कर रहे हैं जिनका ऑडिट करने के लिए जाना है। होटल है, तो जिस तरह इसका काम किया था लोन, इनका काम क्या होगा? स्टे करवाना। थ्रेट कब आएगा? जब वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही होंगी। और कौन सा आ सकता है? सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा? इंटिमिडेशन। फैमिलियरिटी भी होगा या नहीं होगा? होगा, काफ़ी टाइम से है और स्टे भी वहाँ पे रखा हुआ है। तो कौन सा रह गया? एडवोकेसी सोचना ही नहीं है और वो आ नहीं सकता। जब आप उनके साथ आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि अगर हम आपको फेवर दे रहे हैं तो आप हमें फेवर दें। इंटिमिडेशन को ना आप लोग अक्सर आपके जहन में आता है कि कोई मारपीट हो रही होगी, कोई कोर्शन हो रहा होगा, तो वो सिर्फ कोर्शन नहीं होता, वो इन्फ्लुएंस भी काउंट हो रहा होता है। एडवोकेसी के बारे में नहीं सोचना मैंने इसलिए लिखवाया था, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे अगर आप सोचते जाएंगे। दिमाग से निकाल दें, नहीं है थ्रेड एडवोकेसी का। पार्ट बी बताता हूँ, पार्ट बी करें जरा। इनहेरिटेड 1 लाख शेयर्स इन HL आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा, अगर ये सवाल हो और कंपनी लॉ का हो, डिस्क्वालीफाई होगा ना? पक्की बात है ना? हाँ जी, इसका पार्ट ए करें। स्प्रिंग 14 क्वेश्चन नंबर 5। स्प्रिंग 14 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए देखें जरा। रुक जाएंगे, ये फी वाला, रुक जाएंगे, फी वाला था। ये करें 3। स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन नंबर 7। ए, बी और सी, ये डबल ए नहीं है, ए, बी और सी। यही होता है जब रात के 3 बजे आपके लिए स्लाइड्स बना रहा होता हूँ। तो सवाल को चुन के निकालना भी, जिससे सब कुछ कवर हो जाए, मेजॉरिटी का हम लोग कवर कर लें लिमिटेड टाइम के अंदर। हाँ जी, अहमद हैज रिसेंटली, मैं कर देता हूँ, अहमद हैज रिसेंटली ज्वाइंड फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द फर्म इंटेंड्स टू डेप्यूट हिम ऑन द ऑडिट ऑफ मासूम प्राइवेट, कुलसूम नहीं, मासूम प्राइवेट। अहमद हैड बीन प्रोवाइडिंग accounting and taxation services to MPL for
इन द कैपेसिटी ऑफ अ, सवाल ने क्या क्लियर किया कि उसका एम्प्लॉय था? कंसल्टेंट एम्प्लॉय नहीं होता, कंसल्टेंट एम्प्लॉय होता है। कंसल्टेंट कौन होता है? एडवाइजर। वाह, एक सेकंड, कंसल्टेंट कौन होता है? एक ऐसा बंदा जो कि आपकी कंपनी की पे रोल पे नहीं है, यानी कि उसको फिक्स सैलरी मिल भी सकती है, बट वो कंपनी में नहीं बैठ रहा, कहाँ पे है? आउटसाइड द एंटिटी आपके लिए काम कर रहा है, जस्ट लाइक अ लॉयर, जस्ट लाइक अ लॉयर, यू कैन से अ सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके पास उस कंपनी की इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी या कम होगी? लिमिटेड सी होगी। जिसको जितनी चाहिए होगी अपने काम के लिए उतनी होनी चाहिए। अब इस बात को सामने रखते हुए मुझे आपने थ्रेड्स बताने हैं। एक बंदा अब कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है? कंपनी से क्लाइंट पे आ रहा है, सही है? क्लाइंट से फर्म पे जा रहा है। अब बताएं, सेल्फ रिव्यू सिर्फ उस तक आएगा जिस काम में इसने क्या दी होगी, उसके अलावा नहीं आएगा। और बता दें, फैमिलियरिटी जितनी ये लेकर, जितना इसको लोग जानते होंगे सिर्फ उतनी आएगी। यानी कि सेल्फ रिव्यू और फैमिलियरिटी हाई है या लो है? लो टू मॉडरेट है, इतना हाई नहीं हो सकता। और सेल्फ इंटरेस्ट होगा? क्यों? साबित करें। क्या? एक बंदा पहले एक जगह पे कंसल्टेंट था, वो नौकरी छोड़ के एक फर्म में चला गया एज एन ऑडिटर, तो सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ है? आपने कहा सेल्फ रिव्यू मुझे मानने को में कोई मसला नहीं है, आपने कहा फैमिलियरिटी मैंने हामी भर ली। साबित करें सेल्फ इंटरेस्ट है, और लॉजिकल ग्राउंड्स पे साबित करना। अगर कोई रेम्यूनरेशन देनी हो तो शायद अब उसको वो पे ना करें। अब ये अगेन प्राइमरी नहीं है, ये थ्रेड कौन सा है? एक तो रीजन ये आ गई। और बताएं, वो होगी ना, कंटिजेंट वाली बात हो गई है। और बताएं, अब तो कर भी नहीं सकता, तो उसने नौकरी बदल ली ना अपनी। मैं इसमें आपको बता दूं, फर्म की एक पॉलिसी होती है कि जब आप फर्म के एम्प्लॉय हैं ना, आप कोई और काम नहीं कर सकते, तो ख़त्म हो जाता है इसका सारा स्ट्रक्चर ही। और बताएं, एडवोकेसी के बारे में नहीं सोची, सोचते रहे, एग्जाम में लिखाएंगे, साबित नहीं कर पाएंगे। और बताएं, इंटिमिडेशन कैसे आ सकता है? तो इंटिमिडेशन क्या? फी पेंडिंग क्लाइंट भी होगी ना, कंपनी भी होगी पेंडिंग, तो उसको इंटिमिडेट कौन करेगा? अच्छा, एक सवाल है आपसे, ये ज्वाइन कब कर रहा है? रिसेंटली ज्वाइन कर रहा है एज, अच्छा, और ये पहले क्या था? जब इसने फर्म को ज्वाइन किया होगा, किस रोल में किया होगा, जूनियर या सीनियर? जूनियर। तो इतना इंटिमिडेशन उस पर आप नहीं कर सकेंगे, फायदा कोई नहीं होगा। तो दो जो पक्के थ्रेड है वो कौन से हैं? ये करें पार्ट बी। वो मुंह से बता गया क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? पार्ट सी, होशियार, जो मैं चाहता हूं आप लोग बने, मगर बनते ही नहीं हैं। हाँ जी, उन्होंने एडवर्टाइज की हैं कुछ वैकेंसीज अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें 2 फर्म के स्टाफ मेंबर्स भी शामिल हैं, और ये 2 वही शहजादे हैं जो कि ऑडिट करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। हौसला, मन सब्रुन, मन सब्रुन। पहला सवाल, क्या फर्म ने रिक्रूटमेंट कर ली है?
अभी उन्होंने क्या दिया होगा, अप्लाई किया है, चले आसान कर देता हूँ, CV दे दिया, रखेगा कौन, HR रखेगा। तो इसका एक सेफ गार्ड तो ये बन सकता है कि हम HR को कह दें कि भाई इनको आपने कंसिडर ही नहीं करना। अगर ये हो गया तो कोई थ्रेट एग्जिस्ट नहीं करेगा और जो था भी वो ख़त्म हो जाएगा। क्या ये अपने साथ सेल्फ इंटरेस्ट लेकर आए हैं? हाँ, क्योंकि आप उसी कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं जिसका ऑडिट करने के लिए आप आए हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो इसको इंटिमिडेट कर सकते हैं कि भाई अगर नौकरी चाहिए तो तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, अकाउंट्स को साफ दिखाना पड़ेगा। और इनका क्या लग गया साथ, सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी है। आप एक जगह पे ऑडिट कर रहे हैं कि आप उनको लोगों से मिले नहीं होंगे, फैमिलियरिटी थ्रेट है। कंपनी के लोग और ऑडिट टीम को लोग आपस में जानते हैं, ये दो बंदे वहाँ पे काफ़ी देर से काम कर रहे होंगे, तो जान पहचान तो बनी गई होगी, चाहे 1 महीना क्यों ना हुआ हो। अच्छा, इंटिमिडेशन आ सकता है, वो इंटिमिडेट कर सकते हैं, फैमिलियरिटी भी आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया। क्या नहीं आ सकता, सेल्फ रिव्यू नहीं आ सकता। चलें अब ये सवाल करें, हाथ से करें। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 10A शुड बी डन बाय हैंड। आपने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने और अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स बताने। एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपको विजिबिलिटी का डाउट है या इशू आ रहा है तो स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन नंबर 10A रेफरेंस है। गरम है, वो गरम है।
बातें ना करें, अच्छा कोशिश करेंगे अपना अपना करें काइंड, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों का साथ ना दें, आप लोगों ने इकट्ठे बैठ के पेपर नहीं देना ग्रुप में। पाँच नंबर है, हल्का सा कर दो। इस सवाल को ना एवेलुएट हम एक और तरीके से भी करेंगे, भी बताता हूँ। आप फॉर द टाइमिंग उसको हल्का सा, लो है, हाई है, मॉडरेट है, लिख दो, बेहतर है। हाँ, हल्की सी रीज़न के साथ, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू तालिब। और जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, कितने पॉइंट्स थे कुल मिला के? किसी ने अगर नंबरिंग की हो 8, ठीक है। जितने भी थे चले, मैंने इसमें भी एक और ऐड करवाना है सवाल के बाद। हाँ जी, हो रहा सवाल, कुछ कुछ समझ आ रहा है? जब आप लोग कर लें मैक्सिमम मेजॉरिटी तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, देन आई विल स्टार्ट। हो गया? थ्रेड क्या निकालें? सेल्फ इंटरेस्ट और ओके। चलें, हो गया अब? चलें। आपके नज़दीक थ्रेड कौन से? क्या कोई ऐसा नुमाइंदा जो कहे कि सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है? ठीक है। कोई ऐसा जो कहे इंडिमिनेशन नहीं है? नहीं है। अच्छा, कौन कौन कह रहा है कि इंडिमिनेशन है? इन दो बागियों को साबित करके बताएंगे क्यों है। एक एक करके साबित करना। हाँ जी। जूनियर बिजनेस की बात कर रहा है आउटसाइड फर्म से नहीं, अपना एक इंटरेस्ट, अपना एक मुफाद रख रहा है आउटसाइड कोर्स ऑफ बिजनेस अपने क्लाइंट के साथ कि मेरा ये वाला काम भी है, मैं तुम्हें इसमें प्रॉपर्टी अरेंज करवा सकता हूँ। वो तो है, वो है। उसके साथ साथ ये काम क्या फर्म दे रही है प्रॉपर्टी वाला? नहीं, ये काम वो जूनियर कर रहा है, उसका सारा मुफाद किसका होगा? उसका होगा। तो क्या ये जो कंपनी है
वो ये कह सकती है कि भाई अगर तुमने हमारे फाइनेंशियल्स को ठीक से प्रेजेंट ना किया तो हम तुम्हें ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, या हम तुमसे ये प्रॉपर्टी, बेशक जूनियर हो, मगर इस वक्त हम फर्म की कैपेसिटी में नहीं है वो जूनियर, वो अपने ज़ाती काम में फंस गया उनके साथ। प्रॉपर्टी लेना प्रॉपर्टी देना क्या फर्म का काम है? नहीं, वो अपना ज़ाती मुफाद रख रहा है उनके साथ। वो तो होगा, इस बेस पे अगला बंदा आपको धमका सकता है कि देखो दो बातें हैं, एक धमकाएगा ये कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं पार्टनर को बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ ये वाली ट्रांजैक्शन भी की है। दूसरा, अगर तुमने ये वाला काम मेरे लिए ना किया तो मैं हमारा जो आपस का कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दूंगा। कह सकता है, मगर अगेन सेल्फ इंटरेस्ट प्राइमरी है, जुड़ कौन सा गया है वो सेकेंडरी पे आ जाएगा ना, जुड़ जाएगा। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सवाल किस साल का है? 2000। अब एक और पॉइंट लिख लें, 2018 के बाद ICAP ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था। 2018 के बाद ICAP ने एक नया ट्रेंड ये स्टार्ट किया है कि जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, वो कौन से हैं? वो ज़रा नाम बताएंगे? कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, 5 आते हैं ना। ICAP ने रिक्वायरमेंट में ये लिखा है कि बताएं कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है? नहीं हो रहा ना, नहीं बताया उसने, मगर शहजादों ने जो अपना सोल्यूशन बनाया उसमें लिखा हुआ है। और ये हरकत कब से होना स्टार्ट हुई? 18 के बाद, और आज तक वो हरकत चलती आ रही है। तो जब आप इसका आंसर ड्राफ्ट करने लगें तो आपने एक एडिशनल चीज़ ये भी सोचनी है कि कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ब्रीच हो रहे हैं। आप ज़रा मुझे बताएं, इंटेग्रिटी ब्रीच हो रहा है? इंटेग्रिटी कहाँ ब्रीच हो रहा है? इंटेग्रिटी उस वक्त ब्रीच होता है जब फर्म के पार्टनर को पता ही ना होता कि उसके जूनियर क्या कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी ब्रीच हो रही है, जिस मकसद के लिए ये लोग गए थे वो वाला मकसद कर रहे हैं? नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं हो रही। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर ब्रीच हो रहा है? हो रहा है। इनका काम है क्या? ये कॉम्पिटेंट लोग हैं इस काम के लिए? नहीं। और प्रोफेशनल बिहेवियर ब्रीच हो रहा है। जब ऑब्जेक्टिविटी ब्रीच होती है तो साथ इंडिपेंडेंस भी। तो जब इंडिपेंडेंस ब्रीच होती है तो सबसे बड़ा ख़तरा क्या आता है कि अगला बंदा आपको इंटिमिडेट कर सकता है। अब एक काम करें, ICAP के सोल्यूशन पे जाएं। मेरे पास इस वक्त शो नहीं होगा, ज़रा एक नज़र उसको पढ़ लें। मेरे पास यहाँ पे नहीं होगा इस वक्त। एक नज़र सिर्फ उस सोल्यूशन को देख लें। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ कि आपके पास क्लाइंट का डाटा है, आप वो बाहर दे रहे हैं। क्लाइंट का डाटा कहाँ पे आया आपके पास? सजेशंस दे रहा है, क्लाइंट का डाटा ब्रीच नहीं कर रहा, मशवरे दे रहा है। वो उसका मसला नहीं होता। मैं अभी सेफगार्ड पे आता हूँ, इसके सेफगार्ड चेंज होंगे। तभी ये सवाल लिखवाया था ताकि एक दफ़ा आप लोग पहले गलत लिखेंगे, जब आप उसको ठीक करेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। एक दफ़ा बस उसको रीड कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ है ना, ब्रीच हो गया ना। एक जूनियर जहाँ पे पहले काम करके आया वहाँ पे इंटर्न था। अब ICAP ने इंटर्न का वर्ड क्यों यूज़ किया होगा? कि उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल ब्रीच हो गया। तो वो वाला मेन काम कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहे, वो तो नहीं कर रहे ना। अच्छा एक सेकंड, क्या फर्म इसकी जिम्मेदारी लेगी?
नहीं, क्यों? क्योंकि क्या फर्म कॉम्पिटेंट है? हाँ, उसके लिए तो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसके लिए है, मगर ये जो जूनियरों ने नया काम स्टार्ट कर दिया इसके लिए कॉम्पिटेंसी है, तो ये वाला प्रिंसिपल तो ब्रीच हो गया उस केस में। ओवरऑल ऑडिट के लिए तो है। हाँ जी, रीड किया, क्या लिखा हुआ है? वो कह रहे हैं ऑफरिंग बिजनेस एडवाइस टू ऑडिट क्लाइंट्स इन सच एन इनफॉर्मल मैनर is a breach of professional behavior by the audit junior. He also appears to be in breach of fundamental principles of competence and due care unless he has required competency to offer such an advice. Moreover, जो business relationship बना है between the member of the team and client, threat कौन सा ला रहा है? Self interest। और अब क्या ICAP ने इसको साबित किया कि क्यों आ रहा है? किसी लाइन में आपने देखा हो कि आपने साबित किया हो कि हमने ये थ्रेड लिखा तो क्यों लिखा है? क्योंकि नंबर कितने हैं, और एडिशनल 2 नंबर किस में डाल दिए उन्होंने, वो जो ऊपर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रीच करवाया, तो 2 नंबर उसके हो गए, 1 नंबर इसका हो गया। अब बाकी 2 नंबर किसके होंगे? आप सेफगार्ड्स पढ़ते हैं, मुझे बताइए ये जो 2 जूनियर काम कर रहे हैं क्या इसकी जिम्मेदारी फर्म लेगी? नहीं। ये जो प्रॉपर्टी बेचने वाला काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे जाके जो मशवरे दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी फर्म उठाएगी कि अगर नुकसान हो गया तो हम लायबल होंगे। तो पहला सेफगार्ड ये है कि आप इन लोगों को टीम से निकाल लें। अगर इनका निकालना मुश्किल है तो उनको जाके बता देंगे भाई अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी उसमें हमारा रोल नहीं है। और अगर इनको निकालना मुश्किल है तो ये भी देखें कि क्या फर्म की HR पॉलिसी ये कहती है कि आप वहाँ पे जाके अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कहती होगी। तो आपको अपने फर्म के कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर कुछ भी पॉसिबल ना हो, विड्रॉ। हाँ जी, हाँ, अगर तो आप बहुत ही एंडिंग स्टेज पे खड़े हुए हैं और वो बंदा सीनियर नहीं है तो आप उसको बआसानी निकाल सकते हैं। जी, हाँ, ये आ सकता है। ये वाली बात जो फर्म की अपनी HR पॉलिसी है उसको सामने रखते हुए जो क्वालिटी कह रही है। ओके, आगे चलते हैं यार, पीछे आवाज नहीं जाएगी वरना मैं जरूर ऑन करवा दूं। हाँ, इंटेग्रिटी कैसे ब्रीच होगी? वो तो होगी, उन्होंने लिखा नहीं हुआ मगर आप लिख सकते हैं हो रही है। अच्छा जी, ये जरा 3 सवाल करें ऑटम 17 के। नहीं, बस ज़बानी करें फिलहाल, मैं इसलिए आपको ज़्यादा तंग नहीं कर रहा आज। आई नो आप तो 1 क्लास के लिए आए, मैं इससे पहले 2 घंटे खड़ा हो चुका हूँ। हाँ जी, हैं ऑब्जेक्टिविटी आई के अंदर लिखा नहीं हुआ मगर ये ब्रीच हो रही है क्योंकि ऊपर इंटिमिडेशन को लेकर आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि ये ब्रीच हो रही है। ये 1 2 3 करना ज़रा सॉल्व, सेकेंड लास्ट। इसके बाद एक सवाल मैंने आपको और दिखाना। कोई बात नहीं, मुझे पता नींद आ रही होगी, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। कल कुछ और ट्राई कर लेंगे। अच्छा, कल का ये तो वैसे भी आसान है, चैप्टर 2 है, वो तो दस्ती हो जाएगा। चले, अनवर कौन है? एक्स ट्रेनी। एक्स ट्रेनी पहले वहां पे ट्रेनी था, आर्टिकल्स कर रहा होगा, छोड़ गया होगा, कंपनी में चला गया होगा, उन्होंने लात मार दी होगी, वापस कहाँ पे आ गया? अपनी फर्म में आ गया। He is interested in acting as the engagement manager on Curtains Limited, where he had been employed during the पिछले 2 साल से वहाँ पे काम किया है और अभी भी छोड़ के कहाँ से आया है? वहीं से आ रहा है। तो सेल्फ रिव्यू है और फेमिलियरिटी है। नीचे वाला बता दें, ये होंगे प्राइमरी, और उसके ऊपर जो इंटीमिडेशन है वो सेकेंडरी पे जा सकता है। हाउस लिमिटेड, मुगानो तो पहले, हाउस लिमिटेड ओन्स द बिल्डिंग इन विच, करें ज़रा,
क्या है? कौन सा? ये वही है जो बैंक, बुरे वाला, हाँ बुरे वाला बैंक लिमिटेड। पार्ट सी बताएं। हाँ पार्ट सी बताएं जरा। पार्ट सी थोड़ा फर्क है। अच्छा पार्ट सी के बारे में लिख लें, मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ, एक दफ़ा नोट कर लें। अगर एक फर्म के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, अगर एक फर्म में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो तो क्या होगा कि टैक्स वाला अलग है, ऑडिट वाले अलग हैं, एडवाइजरी वाले अलग हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना ऑडिट फर्म में। लिखें फिर क्या करना है। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और वही फर्म टैक्स भी दे रही है और वही फर्म क्या कर रही है, ऑडिट भी दे रही है, मगर टीमें डिफरेंट हैं, तो सेल्फ रिव्यू आएगा? एक ही फर्म है, चल इस तरह कर लेते हैं, ये पार्टनर ए, और सुन लो यार, ये पार्टनर ए ये टैक्स देकर आया, मजाक हो गया। ये पार्टनर ए ये टैक्स देकर आया, ये पार्टनर बी ये ऑडिट देकर आया। फर्म वही है, डिपार्टमेंट बदल गया, दोनों के अपने अपने पार्टनर्स हैं, अपनी अपनी टीम है। और नाम और ऊंचा बोल। समझ आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही बाद में। हाँ जी, मेरा सब, मैंने ये नहीं कहा कि थ्रेड कौन सा आएगा, मैंने कहा कि थ्रेड आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं, अब सुन लें, हो गया, अब सुन लें। एंगेजमेंट, अगर तो मैं इसको एंगेजमेंट पार्टनर और उसकी टीम की नज़र से देखूं तो थ्रेड नहीं आएगा, बट अगर मैं फर्म की निगाह से देखूं तो थ्रेड आएगा। फर्म की अगर मैं निगाह से देख रहा हूँ तो शायद फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स जो आपका ISO 220 है चैप्टर 2 वाला, वो हमें ये काम करने से रोक दें। वो कहे कि अगर आपकी फर्म ही टैक्स दे रही है और आपकी फर्म ही ऑडिट कर रही है और उस ऑडिट में उस टैक्स की इम्प्लीकेशंस हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि सेल्फ रिव्यू फर्म लेवल पे आ सकता है, ऑडिट लेवल पे नहीं, फर्म लेवल पे आ सकता है। मगर ICAP इतना हैवी कॉन्सेप्ट कैप लेवल पे टेस्ट नहीं करता। तो आपने फर्म लेवल पे सोचे बगैर मुझे ये बता दें कि अगर टीमें डिफरेंट हों, डिपार्टमेंट चेंज है, पार्टनर भी चेंज है, थ्रेट आ सकता है? नहीं। बट एग्जाम में लिखना कैसे है, बिल्कुल ही नो नहीं कर देना। उसे कहना है थ्रेड एग्जिस्ट कर सकता है मगर लो लेवल। इससे दोनों बातें कवर हो जाएंगी कि फर्म लेवल का थ्रेड भी आपने बता दिया और इंडिविजुअल लेवल का सिग्निफिकेंस बता के उसको लो करवा दिया। मैं अभी रिव्यू की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी फिनैलिटी पे गया ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिव्यू की बात की है अभी। ये समझ आती है? अब आए फैमिलियरिटी पे। फैमिलियरिटी हमें बिटवीन द फर्म देखनी चाहिए या फर्म एंड क्लाइंट देखनी चाहिए? फर्म एंड क्लाइंट देखनी चाहिए। ऑडिट वाले गए अपना काम करके आए, टैक्स वाले गए अपना काम करके आए, तो क्या ज़्यादा फैमिलियरिटी लग रही है? कम लग रही। अगेन लो लेवल पर रख के सेफगार्ड लगा के उसको मार दें। अल्टीमेट हमारा पर्पज़ क्या है कि थ्रेड को या ख़त्म कर दें या उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर दें। तो अगर कम कर सकते हैं मज़ीद तो अच्छी बात है, अदरवाइज सेफगार्ड लगा के उसको दी एंड कर दिया जाए। नहीं तो वो टीम अलग है, आप अलग हो, ये अलग है। आपका मेरे से रिश्ता और है, इनका मेरे से रिश्ता और है। आप मेरे से टैक्स देखो ना, जो टैक्स वाले होंगे कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे बार बार, वो अकाउंट्स के पास जा रहे होंगे, ये किसके पास आ रहा होगा? तो डिपार्टमेंट भी फ़र्क हो गया ना वहाँ पे। अच्छा जी, एक दो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने घर से करके आने हैं लाजमी।
लाजमी। एक तो ये है हारिस अवान, ऑटम 20 का क्वेश्चन नंबर 8, ऑटम 20 का क्वेश्चन नंबर 8, बल्कि आसान कर देता हूँ, 2020 के दोनों सवाल, 2020 के दोनों सवाल, स्प्रिंग का और ऑटम का। तो मैंने कहे दो है मगर ये हैं कितने? क्वेश्चन नंबर 9 स्प्रिंग 20 और क्वेश्चन नंबर 8 ऑटम 20। कल हमारा टारगेट है बहुत ही छोटा सा, चैप्टर 2। इसके साथ मैंने कब कहा कि आप लोग बैग पैक करें? मुझे पता है कि आप लोग 12 बजे से पढ़ना शुरू हो गए हुए हैं, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। अच्छा जी 8 बजे से, अच्छा सुन लें, आप खुद ही लेट कर रहे हैं मुझे, आप लोग सुन लें। कल हमारे पास टाइम है, अगर आपको कंपनीज एक्ट के किसी सवाल में इशू है ले आए, इसके किसी सवाल में इशू है ले आए। कल का दिन जब हम लोग एंड करेंगे तो ग्रेड ए हमारी मुकम्मल हो चुकी होगी, अल्लाह दे वाले।